नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। सर्दियों की ठंडी शाम थी। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और मैं रसोई में खड़ी रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी ड्राइंग रूम में मेरे पति नीरज की हंसने की आवाज़ आई। मैं बाहर आई तो देखा वो पुराने एल्बम खोले बैठे थे। उनके चेहरे पर वैसी खुशी थी जैसे छोटे बच्चे को कोई पुराना खिलौना मिल जाए। उन्होंने मुझे पास बुलाया और एक फ़ोटो दिखाते बोले, साक्षी देखो, ये मेरा ननिहाल है। यही वो आंगन है जहाँ मैं पूरे दिन खेलता था। ये देखो, ये आम का पेड़ है, मैं इसी पर चढ़कर आम तोड़ता था। उनकी आंखों में चमक थी। मैं मुस्कुरा दी क्योंकि मैं जानती थी कि नीरज को अपने गांव और ननिहाल से कितना लगाव है। शादी के इतने सालों में मैंने उन्हें सैकड़ों बार अपने बचपन की कहानियां सुनाते हुए देखा था। कभी नानी के हाथ के लड्डुओं की बातें, कभी तालाब में दोस्तों के साथ नहाने की बातें, तो कभी गर्मियों की छुट्टियों में पूरे गांव के साथ बिताए दिनों की यादें। अचानक उन्हें एल्बम बंद किया और उत्साहित होकर बोला, साक्षी, इस बार हम लोग गांव जरूर जाएंगे। मामा जी की पोती की शादी है। इतने साल हो गए सबको देखे। मैंने धीरे से कहा, जाना ठीक है, लेकिन 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। बच्चों की पढ़ाई भी है और आजकल वो इतने दिन किसी का रुकता भी नहीं है। मेरी बात सुनते उनका चेहरा उतर गया। साक्षी, वो कोई पराई नहीं है, मेरा पूरा बचपन वहाँ बीता है। नानी मुझे अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करती थी। मैं इतने साल बाद जा रहा हूँ, कम से कम 20 दिन तो रुकेंगे। मैं समझ रही थी कि उनके लिए सिर्फ शादी में जाना नहीं, वो अपने बचपन को फिर से जीना चाहते थे। बच्चों ने भी गांव जाने की जिद पकड़ ली। आरव बोला, पापा मैं भी आम के पेड़ पर चढ़ूंगा। पाकी खुशी से ताली बजाने लगी। आखिर मैंने ज़्यादा बहस नहीं की और हामी भर दी। अगले हफ्ते हम लोग ट्रेन से गाँव के लिए निकल पड़े। रास्ते पर नीरज बच्चों को गाँव की कहानी सुनाते रहे। उनकी आवाज़ में इतना उत्साह था कि बच्चे भी सपनों की दुनिया में खो गए। वहाँ इतनी बड़ी हवेली है कि तुम लोग गिनते गिनते थक जाओगे कि कमरे, और गांव के लोग इतने अच्छे कि कोई तुम्हें अकेला नहीं रहने देगा। मैं उन्हें चुपचाप देख रही थी। मुझे डर था कि कहीं उनकी उम्मीदें टूट ना जाए। शाम तक हम लोग देवपुर गांव पहुंचे। स्टेशन छोटा सा था। नीरज बार बार इधर उधर देख रहे थे। शायद उम्मीद थी कि उन्हें कोई लेने आएगा, लेकिन काफ़ी देर तक कोई नहीं आया। आखिर उन्होंने खुद ही एक ऑटो किया। गांव की गलियों से गुजरते वो हर मोड़ को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पहले मिठाई की दुकान थी, जहाँ हम क्रिकेट खेलते थे, लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका था। जब हम हवेली पहुंचे तो वो पहले जैसी नहीं रही थी। दीवारों का रंग उखड़ चुका था और आंगन की रौनक गायब थी। नीरज ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक लड़की निकली जिसने हमें पहचानने की कोशिश तक नहीं की। उसने बस इतना कहा, पूछा कौन? नीरज मुस्कुराकर बोले, मैं नीरज, कमला मौसी का भांजा। लड़की बिना कुछ कहे अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद मामा जी बाहर आए। अरे नीरज आ गए। उन्होंने बस औपचारिक सी मुस्कान दी। ना वो गर्म जोशी थी, ना वो अपनापन जिसकी उम्मीद नीरज रास्ते पर करते आए थे। उन्होंने नौकर से कहा, इनका सामान पीछे वाले कमरे में रख दो। हम सब उनके पीछे चल दिए। कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरा दिल बैठ गया। वहाँ धूल जमी थी, कोनों में जाले लगे थे, पंखा भी मुश्किल से चल रहा था। बच्चों ने घबराकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नीरज की तरफ देखा। उनकी आंखों की चमक धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। कोई बात नहीं, गांव में ऐसे चलता है। रात तक शादी की तैयारियों का शोर चलता रहा। घर में बहुत लोग थे, लेकिन किसी ने हमारे पास बैठकर 2 मिनट तक बात नहीं की। बच्चे भूख से परेशान हो रहे थे। पाकी बराबर पूछ रही थी, मम्मा खाना कब मिलेगा? मैं उसे बहलाती रही। रात के 11 बज गए, लेकिन किसी ने हमें खाने के लिए नहीं बुलाया। आखिर में खुद रसोई में गई। वहाँ सब अपने अपने काम में लगे थे। मैंने धीरे से कहा, भाभी बच्चों के लिए थोड़ा खाना मिल जाएगा? सामने खड़ी महिला ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, पहले बारात वालों को खिलाना है, बाद में देखेंगे। मेरी आंखें भर आई। मैं वापस कमरे में आ गई। बैग में रखे बिस्कुट बच्चों को दिए। आरा मासूमियत से बोला, मम्मा क्या हमें यहाँ कोई पसंद नहीं करता? उसका सवाल सुनकर मेरा दिल टूट गया। दूसरी तरफ नीरज चुप बैठे थे। वो लगातार दरवाजे की तरफ देख रहे थे। शायद अब भी उम्मीद थी कि कोई आएगा और कहेगा, अरे नीरज, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? लेकिन पूरी रात कोई नहीं आया। उस रात मैंने पहली बार नीरज की आंखों में वो दर्द देखा था जो किसी अपने के बदल जाने पर होता है। अगली सुबह मेरी आंख बच्चों की आवाज़ से खुली। आरव धीरे से कह रहा था, मम्मा बहुत भूख लगी है। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन हमारे कमरे तक किसी ने चाय तक नहीं भेजी थी। बाहर आंगन में बाकी मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लग चुका था। सब लोग हंसते बोलते खाते जा रहे थे। मैं बच्चों को लेकर बाहर गई तो किसी ने हमारी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। नीरज चुपचाप सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। वो शायद अपने बचपन के उसी घर को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ कभी उनके आने पर पूरा घर खुश हो जाता था।
तभी उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को देखा, तुरंत उनके पास जाकर बोली, चाची पहचाना मुझे? मैंने ना कुछ सेकंड उन्हें देखकर बोली, अरे नीरज कितने बड़े हो गए। इतना कहकर वो भी दूसरी औरतों के साथ बातों में लग गई। नीरज वहीं खड़े रह गए। मैंने साफ महसूस किया कि उनका दिल धीरे धीरे टूट रहा था। दोपहर तक भी किसी ने हमें ठीक से खाने के लिए नहीं पूछा। बच्चे परेशान हो रहे थे। मैंने जैसे तैसे गाँव की दुकान से बिस्कुट और नमकीन मंगवाए। नीरज ने कुछ नहीं खाया। वो पूरा दिन कभी आंगन में घूमते, कभी पुराने पेड़ के पास जाकर खड़े हो जाते। शाम को मैंने उन्हें ढूंढते पीछे वाले हिस्से में गई, देखा वो पुराने कुएं के पास अकेले बैठे थे। उनकी आंखें लाल थी। मुझे देखते ही उन्होंने नजरें फेर ली। मैं उनके पास बैठ गई। काफ़ी देर तक वो चुप रहे। फिर धीमी आवाज में बोले, साक्षी शायद गलती मेरी ही थी। मैं इतने साले पुरानी यादों को आज के रिश्ते में ढूंढने चला आया। उनकी आवाज़ भरा गई। मुझे लगा था ये यहाँ आकर वही अपनापन मिलेगा, वही प्यार। लेकिन जब किसी के पास समय ही नहीं है तो हमें उन्हें दिलासा देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं थे। उस रात शादी का संगीत था। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर नाच रहे थे, लेकिन हम चारों अपने कमरे में बैठे थे। बच्चों को भूख लगी थी। मैंने बैग में रख के आखिरी बिस्कुट उन्हें दिए। पाकी रोते रोते बोली, मम्मा घर चलो ना। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े। नीरज तुरंत के पास सीने से लगा लिया। उस समय मैंने महसूस किया एक पिता का दिल कितना टूट जाता है जब उसके बच्चे उसकी वजह से तकलीफ सहते हैं। आधी रात को नीरज अचानक बोले, साक्षी हम कल सुबह वापस चलेंगे। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। शायद वो अपने बचपन को टूटते हुए देख चुके थे। अगले दिन सूरज निकलने से पहले हमने सामान पैक कर लिया। घर में किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा कि हम जा रहे हैं। मामा जी ने बस औपचारिकता में पूछा, अरे इतनी जल्दी क्यों? नीरज हल्की मुस्कान लाकर बोले, हाँ मामा जी, थोड़ा जरूरी ज़्यादा काम याद आ गया। हम लोग स्टेशन की तरफ निकल पड़े। रास्ते पर नीरज चुप रहे। गाँव पीछे छूटता जा रहा था और उनकी आंखें खिड़की से बाहर टिकी थी। अचानक उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जानती हूँ साक्षी, माँ हमेशा कहती थी कि रिश्ते अगर समय के साथ ना निभाए जाएं तो धीरे धीरे सिर्फ नाम के रह जाते हैं। तब मैं उनकी बात नहीं समझता था, लेकिन आज समझ आ गया। उनकी आंखों में आंसू बहने निकले। मैंने पहली बार उनका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा। उस समय मुझे एहसास हुआ कि इंसान जब किसी जगह से नहीं बल्कि वहाँ की यादों से प्यार करता, सच बदल जाने पर उसका दिल अंदर तक टूट जाता है। घर लौटने के बाद नीरज पहले जैसे नहीं रहे। अब वो गांव की बातें कम करते थे। कभी कभी रात को पुराने एल्बम निकालते, तस्वीरों को देख तो चुपचाप वापस आ गए थे। मैंने कई बार उनकी आंखों में वो खालीपन देखा जो सिर्फ अपनों की बेरुखी दे सकती है। एक दिन आरव ने मासी मुझसे पूछा, पापा हम फिर गांव कब जाएंगे? नीरज कुछ पल चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा कुछ जगह सिर्फ यादों में अच्छी लगती हैं। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। उस दिन मैंने समझा कि वक्त सिर्फ इंसान को नहीं बदलता, रिश्तों की गर्माहट भी धीरे धीरे छीन लेता है। और जब इंसान बहुत उम्मीद लेकर अपने लोगों के पास जाता है और बदले में अपनापन नहीं मिलता, तो वो दर्द जिंदगी भर दिल में रह जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी कभी अपनों से बेरुखी मिली हो तो इस कहानी को आखिरी तक जरूर सुनिए। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, प्यार अपनेपन से चलते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। बताइए आपका क्या विचार है। और ऐसी भाविक पारिवारिक कहानियों के लिए हमारे चैनल और हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।